बात हो जाएगा था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, रीड करो। लेंथ कितनी? 10 मीटर लेंथ दी हुई है। उसका रेजिस्टेंस कितना दिया? 20 ओम। आगे एक्यूमुलेटर होता है बैटरी। उसने कहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स एंड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब है बैटरी। ओके, आपसे पूछा गया कि कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं कि वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना, ये वायर का है। और बैटरी बताना कितने वोल्ट की है, कम्युलेटर 2 वोल्ट। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। 20 ओम। तो अपने को ये रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या इस सर्किट में करंट नहीं निकाल सकते पहले? कितना करंट आएगा बताओ? 2 वोल्ट बाय R+20, यस और नो? यही आएगा ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है, और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए, तो आपके पास करंट कितना आ गया? ये इतना समझ में आ गया आपको? गौरव, सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये एक बैटरी है, ध्यान दो ना इधर। ये रेजिस्टेंस निकालना है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो वायर आपके पास है, इसका रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। तो क्या इसके अंदर करंट नहीं निकाल सकते अब हम? बताओ। ये करंट आ गया बाय ओम्स लॉ। अब करंट आएगा तो इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगी VAB। वो किसके इक्वल होगा? I × 20, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। तो VAB आप पहले निकाल लो। VAB आपके पास आ गया 2R+20 × 20। ये कितना बन गया? 40R+20। क्या यहाँ तक किसी को डाउट हो? कोई डाउट नहीं है। फिर आपने निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लेंथ। वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई? 40R+20। और लेंथ कितनी है? 10 मीटर। मीटर के क्या बनाए? सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। लास्ट लाइन में बताना क्या गिवन था, वोल्टेज कितनी थी? नहीं, आपको 1 माइक्रोवोल्ट पर। हाँ, आपको क्या गिवन है? 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। आप इसके चाहो तो मीटर कर लो, मैं यहाँ 100 से डिवाइड नहीं कर रहा। माइक्रो के वोल्ट कर लो 10⁻⁶, और मिलीमीटर के मीटर कर लो। तो अब ये किस में आ गया? वोल्ट पर मीटर में। और ये भी जो आपने निकाला वो भी किस में आया था? वोल्ट पर मीटर में। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये बन जाएगा 10⁻³ अब अपने पास क्या बना क्वेश्चन? 40/R+20। इस 10 को भी राइट साइड में ले जाओ। 10⁻²। 10⁻² कितना होता है? 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया? 4000 = R+20। देखना इसका आंसर कितना है? 3980 है क्या? ये आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट गिवन था, और हमने ग्रेडियंट बना लिया। ग्रेडियंट बनाने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको सिखाए हुए हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लिया सबने? रब कर दो स्क्रीन को। क्या स्क्रीन को रब कर दें क्या? देखिए, जब आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, आपको क्या पता कि ग्रेडियंट दिया है? उसने कहा 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। जब भी वोल्टेज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हो,
इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या था वो मैंने पहले लेक्चर से ही आपको बताया हुआ है कि आपके पास एक बैटरी है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इस वायर का है, R1 R2। आप क्या करें, सबसे पहले तो निकालें करंट, इस वायर में से करंट निकालें बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो वो करंट क्या निकलेगा, E R1 प्लस R2। फिर उस करंट से ना यहाँ की वोल्टेज निकाला करो, पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इंटू R2। R2 मैंने किसका रेजिस्टेंस लिया है, वायर का। अब ग्रेडियंट कैसे निकालना है, इस वोल्टेज को इस लेंथ से डिवाइड कर दो जो आपके पास ए बी की लेंथ है, मान लो वो एल लेंथ है, ये आपका ग्रेडियंट है। इससे आप लोग आपको न्यूमेरिकल करना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, नेक्स्ट डाउट, डाउट करेंगे सिर्फ आज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा, किसके पास है 4, आप पढ़ो, कोई पढ़ दो, लाउडली पढ़ दो। डायग्राम है कोई, दिखाओ मुझे, बुक दे दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, दो सेल सीरीज में लगाए हैं और दोनों सेल इस तरह से सीरीज में लगाए हैं कि इनकी वोल्टेज ऐड होगी, E1 और E2 दोनों सीरीज में है, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, E1 प्लस E2। सीरीज में भी है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए आप ऐड करोगे। और दूसरे के अंदर आपको सेल ऐसे लगा के दिए हुए, एक दूसरे को अपोज करने वाले, इसमें ईएमएफ क्या रहेगा, E1 माइनस E2। बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। Two cells E1 E2 are connected together in two ways. The balance point in the given potentiometer experiment for these two combination of cells are found to be 351। इसके लिए तो 351 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 351। और दूसरे के लिए कितना है, 70.2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 70.2। क्या आप यहाँ से रेशियो नहीं निकाल सकते क्या सेल्स का, आराम से निकल जाएगा, देखो सिंपल मैथ्स हो गया। E1 प्लस E2, एक्स या कांस्टेंट के भी ले सकते हो, 351 E1 माइनस E2 कितना, x 70.2। अब इनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड किया तो अपने पास बनेगा E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इक्वल टू, कटते हैं क्या, देखो ये 351 5 पे कट रहा है शायद, नहीं कट रहा 5 पे, अप्रोक्सीमेटली जा रहा हुआ, या एग्जैक्टली जा रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 350 पूरा आएगा, पूरा पूरा ये 5 से कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया E1 प्लस E2 इक्वल टू 5 E1 माइनस 5 E2। E1 और E2 वाली टर्म को एक साथ कर लो, ये बनेगा 6 E2, इधर बनेगा 4 E1। तो रेशियो चेक करो सब बच्चे, क्या आ रहा है रेशियो, रेशियो इज 3 रेशियो, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड के बाद
15 15 से पहले, चलो मैं 15 ले रहा हूँ बेटा डाउट। क्वेश्चन नंबर 15 तो लास्ट ही है शायद। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए स्टेडी करंट, इसमें करंट स्टेडी है। स्टेडी का मतलब कांस्टेंट करंट है, कोई बैटरी लगी होगी जिसके कारण इसमें स्टेडी करंट, स्टेडी मींस कांस्टेंट। कौन सा करंट है? कांस्टेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर लेंथ of it balance the potential difference across 2 ohm coil supplied by a cell of EMF 2 volt and unknown internal resistance R। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सबसे पहली लाइन वो ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर, मान लो ये 70 सेंटीमीटर, इसको मैंने एक बार 70 सेंटीमीटर मान लिया, ए सी इसको मैं नाम दे रहा हूँ। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 70 सेंटीमीटर, मालूम है ना? ये ग्रेडियंट इनटू 70 सेंटीमीटर, जो भी लेंथ होती है उसको आप ग्रेडियंट से बैलेंस कर देते हो, मल्टीप्लाई करते हो। पोटेंशियल वायर कैरी स्टेडी करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इट बैलेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अभी किसको बैलेंस कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम की कोई कॉइल है सप्लाइड बाय अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, जो ये 2 वोल्ट इसको करंट सप्लाई कर रहा होगा और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R। When a 1 ohm coil is placed in parallel with 2 ohm coil, the length equal to 50 centimeter of the potentiometer wire is required to balance the potential difference across this. Calculate the R। देखो दो केस इसमें बनेंगे, एक चीज मुझे चेक करनी है, वो देख लो। ये वाला पॉइंट था, इस लाइन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, इसको दोबारा देखो। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर कैरी स्टेडी करंट, ओके, इट इज बैलेंस्ड 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस है। अगली जो लाइन है ना, इसको समझो आप, इट बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कॉइल supplied by a cell of EMF 2 volt and an unknown internal resistance R। ये वाला पॉइंट नहीं समझना। इसको बैलेंस कर रहा है किसी कॉइल को, कॉइल के अंदर जिसका रेजिस्टेंस तुम अलग से बना रहा हूँ 2 ओम है, और एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो जो वोल्टेज यहाँ लेके आ रहा है ना, उसको 70 सेंटीमीटर बैलेंस कर। इट मीन्स एसी में जो वोल्टेज है, और इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ DE, ये वोल्टेज बराबर है एज पर द क्वेश्चन, वो कह रहे 2 ओम कॉइल को 2 वोल्ट सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उस वो जो वोल्टेज दे रहा है यहाँ पर, वो जो यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है उसको 70 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर की वायर के बराबर की वोल्टेज है। तो पहले आप ये वोल्टेज निकाल लें। यहाँ करंट कितना आएगा? यहाँ करंट आएगा 2 प्लस R, ये आ गया। फर्स्ट इक्वेशन कर लो। फिर वोल्टेज अक्रॉस DE कितना आएगी? वो I इंटू 2, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना? 2। तो मेरे पास बन गया 4 2 प्लस R।
अब इस वोल्टेज को बैलेंस किया 70 सेंटीमीटर लेंथ में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब x इंटू 70। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। मैं रिपीट भी कर दूंगा ये क्वेश्चन, एक बार सॉल्व कर लें इसको। 70x, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। दोनों डायग्राम मैं सेपरेटली बना रहा हूँ क्योंकि वो बनेगा तो यहीं पर ही, जैसे ये 2 था ना, इसके यहाँ पैरेलल में ये 2 वोल्ट की बैटरी आएगी, आर आएगा, और इधर से गैल्वेनोमीटर, और 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। बैलेंस तो यही होगा। तो मेरी एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उसने अगले लाइन में ये कहा है कि अगर हम 1 ओम कॉइल को पैरेलल में लगा दें 2 के, मतलब इसके पैरेलल में अगर मैं एक और कॉइल लगा दूं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गई। तो अब मेरे पास करंट कितना होगा? अब दोबारा से करंट निकाल लेते हैं। अब करंट होगा 2, 2 और 1 पैरेलल में कितना होता है? 2/3, ये सबको पता है। 2 और 1 पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, प्लस में आर। अब वोल्टेज इसके क्रॉस, पैरेलल की वोल्टेज के क्रॉस कितनी आएगी? नई वोल्टेज ये आएगी 2 इंटू 2/3, नीचे कितना? 2/3 प्लस आर। और इसने बैलेंस किया इस बार 50 सेंटीमीटर को, एज पर द क्वेश्चन। अब इसने किसको बैलेंस किया? 50 सेंटीमीटर, यही है ना 50 सेंटीमीटर। क्या ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम आर नहीं निकाल सकते क्या? इन दोनों को डिवाइड ही कर दो। डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4, 2 प्लस आर, और नीचे कितना बनेगा? 4/3, ऊपर बनेगा 2/3 प्लस आर, डिवाइड किया तो 7/5। यहाँ से आप आर निकाल। एक बार लॉजिक में रिपीट कर दो, इस क्वेश्चन में किया क्या है और इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, सब बच्चे द्वारा नोट कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक तो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका इंटरनल सर्किट का कोई यूज नहीं है, पर बनाना पड़ता है हमें सर्किट में। फिर उसने कहा है कि यहाँ पर एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, जिसको सप्लाई मिल रही है 2 वोल्ट से, और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, ये मुझे निकालना है। और जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको हम जोकी से मूव करेंगे तो पहले केस में 70 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगा। तो यहाँ का करंट निकाल लेते हैं। यहाँ का करंट कितना आया? जो आपकी थर्ड एप्लीकेशन है वही है सबकी, एक्सटर्नल सर्किट है। यहाँ का करंट कितना आया? 2, 2 प्लस आर। और बी और डी के क्रॉस वोल्टेज कितनी आई? बी डी, वो आपके पास आ गई 2 इंटू आई, मीन्स 4, 2 प्लस आर। और इस वोल्टेज को किसने बैलेंस किया? 4, 2 प्लस आर को 70 सेंटीमीटर ने, इंटू एक्स ले लो, इक्वेशन 1 बना। ठीक है ये स्टेप। अब दूसरे केस में ना वो इसके पैरेलल में एक कॉइल लगा रहा है, इसके पैरेलल में 1 ओम की। अब ये दोनों एक ही रेजिस्टेंस बन जाएंगे। यस सर। तो आप एक रेजिस्टेंस बना लो, इसको आप एक रेजिस्टेंस बना लो, और वो रेजिस्टेंस 2 और 1 जब आपके सीरीज में पैरेलल में होते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? वो रेजिस्टेंस बन जाएगा 2/3। बाकी सर्किट वही है। अब ये 70 सेंटीमीटर की जगह पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? 50। बाकी सब सेम है। अब दोबारा से करंट निकाल लो, आई डैश, वो बनेगा 2, और 2 प्लस 2/3 प्लस आर। अब वोल्टेज अक्रॉस बी डी कितना बनेगा? 2 इंटू 2/3, 2/3 प्लस आर। और इसको किसने बैलेंस किया इस बार? 50 सेंटीमीटर ने। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आप कर ही सकते हो, इतना मैथ सबको आता ही है। डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप स्मॉल आर को निकाल देंगे। कर लोगे सब लोग? नोट कर लो बेटा, नोट कर ही लिया होगा बेटा। जब तक मीटिंग चलेगी तब तक ही चलेगी, उसके बाद अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाना। चलेगा अभी, इसमें बैकअप है शायद लैपटॉप में। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट चलो।
और कोई डाउट 15 से पहले किसी का हो? So example 165. नाम बोलो अपना। So Navdeep. नवदीप का। नवदीप 165 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी किया करो, अच्छी बात है। 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire। तो डायग्राम बस एक ऐसे लाइन से बना लिया करो। ये लेंथ कितनी है? 10 मीटर। इसका रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 20 ohm। The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with external resistance 480। इस वायर को एक बैटरी के साथ और एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया 480, और बैटरी कितनी है यहाँ पे? 5 वोल्ट। along with the this, if an unknown EMF E, a first application of unknown EMF E is balanced at 600 centimeter, at 600 centimeter, calculate the potential gradient of the wire। आपको इस वायर का x निकालना है, और दूसरा अननोन ईएमएफ भी निकालना होगा। यस, वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक्स यूज करो। एक बैटरी, दो रेजिस्टेंस, एक बैटरी और दो रेजिस्टेंस है। वन इज 480 और ये वाला कितना है? 20। बैटरी कितनी है? 5 वोल्ट। तो पहले तो आप करंट निकालना करो बेटा वायर में से। जब तक आप वायर में से करंट नहीं निकालोगे आपका ग्रेडियंट नहीं आएगा। तो करंट कितना होगा? 5 480 प्लस 20, 5/500, 1/100 एम्पीयर। इतना नजदीक समझ में आ गया? करंट आ गया तो फिर वोल्टेज अक्रॉस ए बी, आई इंटू ए बी का रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो 1/100 इंटू 20, 1/5 वोल्ट। अब ग्रेडियंट निकालना है, तो वी ए बी को किससे डिवाइड कर दो? एल ए बी से। वी ए बी मेरे पास कितना आया? 1/5, और लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 1/50 वोल्ट पर मीटर। चेक करो आंसर। हेलो, Yes, sir. 15 तारीख के आसपास होगी, बोल देना है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। मैं क्लास में हूँ अभी, बाद में। तो आपके पास कितना आ गया? 1/50। अब उसने कहा कि ईएमएफ निकालो जो कि 600 सेंटीमीटर को बैलेंस कर रहा है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही तो है, x इंटू 600। अब इसके भी मीटर बना लो क्योंकि मैंने मीटर में x निकालना है। तो मेरे पास ईएमएफ कितना आएगा? 1/50, 600/1000 सेंटीमीटर में था ना, तो उसके मीटर बना दिए। 100 आएगा क्या? मीटर बनाएंगे 100 आएगा, सॉरी 100 आएगा। तो ये 6 रह गया, तो आंसर होगा इसका 6/50 वोल्ट। चेक करो आंसर, यही आंसर है। नवदीप आपको समझ में आ गया ये? Yes, sir. ये फर्स्ट एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, फर्स्ट एप्लीकेशन। उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको ग्रेडियंट निकालना भी मैंने सिखाया उसमें, और उसके बाद आप ईएमएफ को भी मेजर कर पाते हो एक्स इंटू बैलेंसिंग लेंथ से। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 165। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट कोई भी डाउट किसी का भी? कोई आगे पीछे डाउट है तो ले लो बेटा। किसी के कोई भी डाउट पेंडिंग है तो क्लियर कर लो। अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ करवाता हूँ आगे आपको। बढ़िया बैटरी इसकी। नहीं है डाउट? ये लो।
चलो आज का टॉपिक नोट करो सब बच्चे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। टॉपिक का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साइंटिस्ट जिसने स्टडी किया उसका नाम है जूल। जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर वहां से दिख नहीं रहा तो यहाँ आ जाना चाहिए। सही है। अब जूल ने क्या स्टडी किया पहले समझ लो इस बात को, जहां डाउट होगा वही पूछना आपको। जूल ने ये स्टडी किया कि कोई भी वायर है, जैसे अपने पास ये एक वायर है, हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। जब इस वायर के साथ मैं कोई बैटरी को लगाता हूँ तो ये वायर गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। इसके गर्म होने का कारण हीट है। हीट है ना। तो यहाँ जूल ने हमें ये बताया कि जब किसी भी वायर में से आप करंट पास करते हो तो उस वायर में से हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। अब हीट क्यों प्रोड्यूस होती है ये आप पहले समझ लो इस पूरे कंसेप्ट को। आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। याद है सबको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा हो। ड्रिफ्ट होते हैं और बहुत टाइम के बाद वो यहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब उनके पास बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब आप इमेजिन करो कि अगर कोई आपको, आप अपनी बाइक पे जा रहे हो, जब आप बाइक पे जा रहे हो या साइकिल पे जा रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन को आपने फील्ड दिया उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। सडनली आपके सामने कोई चीज आ गई और आपका बाइक या जो भी साइकिल पे जिस पे भी हो वो रुक गया, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी जो आपके पास थी सडनली वो जीरो हो गई। तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी साउंड या हीट की फॉर्म में आ गई। जब किसी से टक्कर मारते हो गाड़ी से या कभी दीवार के साथ तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है उसको कर्नल्स यानी कि पॉजिटिव आयन मिले, उसने उसको स्लो कर दिया। जब उसको स्लो किया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में लॉस हुई? इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। यही क्या है? जूल्स हीटिंग। अब आप लोग नोट करो, लिखो। जूल ऑब्जर्व दैट, जूल observe that when electric current is allowed to pass through conductor, हर कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है। when electric current is allowed to pass through conductor then heat is produced. Heat is produced. The amount of heat produced depends on the following factors. ये 10th में भी था आपके।
ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? ये ऑब्जर्वेशनल था सारा। जूल ने ऑब्जर्व किया कि जब वो करंट को डबल करता है तो हीट 4 गुना बढ़ जाती है, 4 टाइम्स। करंट को ट्रिपल करता है तो 9 टाइम्स। तो वो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? फर्स्ट फैक्टर ये हुआ, फॉलोइंग फैक्टर नंबर 1, heat is found to be directly proportional to square of the current. Heat is found to be directly proportional to square of the current. अगर आप करंट को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो हीट आपको उसके स्क्वायर में मिल रही। फिर उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा के देखा, तो सेकंड, हीट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डबल किया, हीट डबल होगी। रेजिस्टेंस को हाफ किया, हीट हाफ होगी। एंड थर्ड वन, heat is found to be directly proportional to the time for which current is passed। तो टाइम पे भी डिपेंड किया, कितने टाइम तक आपने करंट पास किया उतनी ज्यादा हीट आपको मिली। हीट क्यों मिलेगी उसका रीजन तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होने से हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, स्क्वायर ऑफ द करंट। नंबर 2, directly proportional to the resistance of the conductor. Number 3, time for which current is passed through the conductor। तो इन तीनों फैक्टर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, रब कर दूंगा पेज को, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो उस स्पीड में आप भी लिख रहे होंगे साथ साथ। ओके, अगर मैं तीनों फैक्टर को ज्वाइन करता हूँ, हीट इज फाउंड टू बी आई स्क्वायर आर टी, और प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जे। जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो मैकेनिकल कांस्टेंट है, इसको जे को बोलते हैं, जे इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंस। मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, इसकी वैल्यू फिक्स है अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी। जब भी आपको हीट निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी बाय जे। जे इज मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। अब इस जे की वैल्यू को ध्यान से देखते हैं। मैंने लिखा 4.2 जूल पर कैलोरी, यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। मतलब अगर तो मैं जे नहीं लेता न्यूमेरिकल में, मैं सिर्फ आई स्क्वायर आर टी लेता हूँ और यूनिट मुझे लिखना है, तो मेरे यूनिट आने वाले हैं कैलोरी। और अगर मैं उसको जूल बनाना चाहता हूँ तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या जूल में अगर है तो उसको कैलोरी बनाना है तो 4.2 से डिवाइड कर। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फॉर्मूला इतना ही याद रखो, आई स्क्वायर आर टी। अब यूनिट के हिसाब से आप इस जे का यूज करना। थ्योरेटिकली तो आप जे लिख दें, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, लेकिन अगर मुझे न्यूमेरिकल करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, मैंने इसमें 2 एम्पियर का करंट डाला, पास किया 4 सेकेंड के लिए। अब जो हीट आएगी ना, ये एसआई सिस्टम में आएगी, तो जूल में आंसर आएगा। आई स्क्वायर आर टी किसमें आएगा? जूल में। आई स्क्वायर कितना, यहाँ जूल आना था बेटा, कैलोरी में जूल आया। तो आई स्क्वायर कितना हुआ 4, रेजिस्टेंस कितना 10, टाइम कितना ये, तो मेरा आंसर कितना आ गया 160 जूल। बट अगर मुझे कैलोरी बनाना है तो मैं अपना आंसर लिखूंगा 160 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। वो डिपेंड करेगा कि आपको आंसर कैलोरी में देना है या आपको आंसर जूल में देना है।
इज इट क्लियर? बेटा किसी को पूछना है इसमें? एनीबडी? नो सर। नहीं पूछना। ओके, रब कर दूं पेज को? यस सर। ठीक है। अब आप लिखिए पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर? इलेक्ट्रिक पावर। पावर और हीट में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक पावर ये वो पावर है जिससे आप किसी भी चीज को चलाते हो। हीट एक किस्म की एनर्जी है। हीट इज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी। आपने 11th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा कि पावर वर्क अपॉन टाइम होगा, dW/dt। या मैं यूं कह दूं पावर एनर्जी अपॉन टाइम होगा। एनर्जी यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं? हीट को ले रहे हैं। हीट का फॉर्मूले में टाइम था, ये टाइम कट गया। एक बार लिखना नहीं समझा रहा हूँ। पावर आपके पास क्या आ गई? आई स्क्वायर आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेशन अब आप यहाँ से दें। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए डिवाइस, electric power of a device is defined as the rate of change of heat produced with respect to time. Rate of change of heat produced with respect to time. इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करेंगे, dH/dt। d/dt, H क्या था? I²RT। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इट बिकम्स I²R। यस, पावर इज I²R। किसी भी डिवाइस की पावर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? I²R। इसको V²/R भी लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR ना। तो पावर कैन बी रिटन लाइक V²/R और पावर कैन बी रिटन लाइक V इंटू आई। तीन फॉर्मूले हैं। कौन सा कहाँ यूज होगा वो आपको पता चल जाएगा जब आप न्यूमेरिकल्स को देखें। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्या यूनिट होंगे पावर के? वॉट या जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट वॉट या जूल पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और मेडिकल वाले ध्यान रखना, एक कंपटीशन में आपको कोई ना कोई डायमेंशन जरूर पूछते हैं। तो उसके डायमेंशन क्या होंगे? M1L2 T-3। 11th में पढ़ा आपने वर्क एनर्जी पावर। तो डायमेंशंस क्या होने वाले हैं बेटा? M1L2 T-3। देखना रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है क्या? तो आपको मैंने दो चीजें बता दी। हीट। अब एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। मैंने समझा तो दिया आपको। आप इस क्वेश्चन को ना अपने आप अटेम्प्ट करना। व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। उसका आंसर कहाँ से आएगा? तो आप ऐसे ऐसे लैंग्वेज बना लेना कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मतलब करंट पास किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। बट वो जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं। वो लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये आंसर ले लूंगा इसका एग्जैक्टली क्या इसका आंसर होगा। दिस इज योर कॉज ऑफ। हो सकता है यहाँ पे कोई डाउट किसी को? नो सर। क्या कहता है, वक्त कितना होगा? बस 2 मिनट ही लगाऊंगा मैं।
देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए हो, R1 और R2, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी, लेट बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस भी आप ले लो 10 ओम एंड 20 ओम। What is the ratio of the power across both resistors? मुझे रेशियो निकालना है। अब बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि हम पावर का फॉर्मूला यूज कौन सा करें। क्या हम आई स्क्वायर आर यूज करें, क्या हम वी स्क्वायर बाय आर यूज करें, क्या हम वी इंटू आई यूज करें? नहीं, यहाँ पर आप वी स्क्वायर बाय आर यूज नहीं करेंगे। आप वो चीज फॉर्मूले में लेंगे जो दोनों के क्रॉस सेम रहेगी। आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है ना। तो अगर मेरे पास करंट सेम होगा आई स्क्वायर R1, तो मुझे रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। तो मेरा रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? R1 बाय R2। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 10/20, 1/2, 1/2। अगर इनकी वैल्यू निकालनी हो पावर की, तो फिर आप पहले करंट निकाल लो सीरीज में, 100 डिवाइडेड बाय 30, 10/3, 10/3 आ गया। अब यहाँ पर पावर कौन सी हो, कितनी होगी? P1 होगी आई स्क्वायर 100/9 इंटू 10। तो मेरा आंसर आएगा 1000/9 वॉट। और P2 कितना होगा? करंट तो सीरीज में सेम ही रहना, तो 100/9 इंटू 20। तो मेरा आंसर होगा 2000/9 वॉट। तो क्या याद रखना है, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो आपने करंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आपने करंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, फिर आपने वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अगर यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज V है ना, तो यहाँ पर भी V होगी और यहाँ पर भी V। बेटा इसका स्क्वायर करना, आई स्क्वायर 10/3 का आई स्क्वायर करना है ना, आई स्क्वायर आर। अब देखो ये पैरेलल में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है R1। अब आपने करंट वाला नहीं लगाना, क्योंकि करंट तो डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ की पावर बनेगी V²/R1, और रेशो अगर मुझे चाहिए तो यहाँ की पावर बनेगी V²/R2। तो ये पावर अब इनवर्स रेशो में आ गई R2/R1। कब? जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है। और ये डायरेक्ट रेशो में आ गई कब? जब रेजिस्टेंस सीरीज में। तो ये कंफ्यूजन अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आपके पास कितने भी रेजिस्टेंस हो, अगर वो सीरीज में, तो आप आई स्क्वायर आर से अपना कंसेप्ट सॉल्व करें। अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो फिर आप V²/R से करें। क्या कह रहे? हाँ, मिक्स्ड हो तो फिर हमें किरचॉफ लॉ लगा के ना अलग अलग ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा, फिर उससे आई स्क्वायर आर में। अगर मिक्स्ड हो, अगर सीधे सीधे होंगे तो आपने ऐसे कर लोगे सब लोग। समझ में आ गया आज तेरे को? क्या न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं होते, सबसे आसान है। तो बस बेटा जाते जाते एक बात और सुन लो मेरी, उसके बाद मैं ऑफ कर रहा हूँ। घर में ना आपके बल्ब लगा हुआ, लगे ही होते हैं आजकल तो, दूसरे कंसेप्ट आ गए। पहले इस तरह के बल्ब होते थे जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता था। शायद अब भी लगा होगा घरों में कुछ ना कुछ, तो एक दो बल्ब ऐसे लगे होंगे ना। उस बल्ब को उतार लेना, अपना उतारना, पड़ोसियों का नहीं। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? उसके ऊपर लिखा होगा 100 वाट और 220 वोल्ट, ऐसे कुछ भी लिखा होगा। 50 वाट 220 तो लिखा ही होगा, क्योंकि घर में वोल्टेज 220 आती है।
इनको हम बोलते हैं रेटेड। अगला मेरा पूरा लेक्चर इसके ऊपर है, रेटेड वैल्यूज। इनकी हेल्प से आप इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बस और कुछ नहीं। पावर है ना, पावर वाट में दी हुई है, वोल्टेज वोल्ट में दी है, सिर्फ आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वैल्यू दी होती है, और इसका कोई रोल नहीं। निकाल के नहीं दे सकता ना वो, आप ही निकाल लेना। तो रेजिस्टेंस आप निकाल लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को ही। तो होपफुली क्लास कंप्लीट हुई आज। कल मतलब मंडे को, संडे को हम लोग कंपटीशन बैच करेंगे, वो घर से अटेंड करना। ओके बेटा, थैंक यू।